नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सक्सेना आप सभी का विद्या भवन एस्ट्रो रिसर्च सेंटर में एक बार फिर स्वागत करता हूं, एक नए विषय के साथ। आज के विषय में जो मैं आपके साथ विचार करना चाहता हूं, चर्चा कर रहा हूं, उसमें चंद्रमा का बुध के नक्षत्रों में और किस तरह से कौन कौन से नक्षत्र हैं और क्या व्यवहार होते हैं, क्या उनके प्रतीक हैं और वो हमारे जीवन पे किस तरह से असर डालते हैं, उस विषय में आपके साथ विचार करेंगे। क्योंकि बुध के नक्षत्र जो है मूल नक्षत्रों में आते हैं। अगर हम मूल नक्षत्रों की देखें तो कुल मिलाकर के 6 नक्षत्र हैं, जिसमें से 3 बुध के हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, और अश्विनी, मघा, मूल, केतु के। लेकिन आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे बुध के नक्षत्रों में जो मूल गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। क्या ये गंडमूल नक्षत्र सामान्य हैं और ये क्या हमारे जीवन पर असर डालते हैं, ये काफ़ी विवाद और चर्चा के विषय में रहे हैं। क्योंकि ये देखा जाता है कि अक्सर जब भी किसी बालक का या जातक का जन्म होता है, नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त की जाती है और देखा जाता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में हुआ है। जब ये पता चलता है कि वो बुध के नक्षत्र का है तो ये देख लिया जाता है कि वो मूल नक्षत्रों से संबंधित है या नहीं। बुध के 3 नक्षत्र जो हैं, जिसमें से अश्लेषा, रेवती और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों बुध के नक्षत्र। अब हम अगर एक एक करके इनके विषय में जानेंगे और देखते हैं कि जातक किस तरह का है और ये नक्षत्र क्या व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले जो बुध के नक्षत्र के बारे में हम विचार करेंगे वो कर्क राशि से संबंधित है, जो अश्लेषा नक्षत्र कहलाता है। अश्लेषा नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है और राशि इसकी कर्क राशि। चूंकि कर्क राशि चंद्रमा की है और इसमें बुध का ये नक्षत्र क्या है, ये बुध का नक्षत्र नाग श्रेणी का कहा जाता है। नाग इसके देवता हैं और वही इसकी प्रकृति का द्योतक है। इसके जन्म लिए हुए जातक एक विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। सम्मोहन क्षमता, लोगों को अपने वश में करने की क्षमता, चतुर्बुद्धि और एक प्रकार की विष प्रकृति इसमें समाहित होती है। ये जातक लोगों से काफ़ी मिलनसार होते हैं, लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं और लोगों के मन को पढ़ने में माहिर होते हैं और समय अवसर पा करके अपने मकसद को साबित करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे जातक जिनमें बुद्ध की सी चतुराई, क्योंकि बुद्ध का नक्षत्र है तो बुद्ध के गुण अवश्य इसमें मिलते हैं, और नाग योनि का है तो इसमें चतुराई और घात लगाने की, जैसे नाग एक कुंडली मारकर बैठता है, उसी तरीके से इस नक्षत्र के जातक अगर किसी से मित्रवत व्यवहार करते हैं तो वो उसके लिए जान देने को तत्पर हो जाते हैं, और अगर वो उसके साथ शत्रुता रखते हैं तो उसके प्रति शत्रुवत और समय आने पर मौका देखते ही उस पर प्रहार करने से नहीं चूकते। कहा जाता है कि अगर हम इसको सामान्य अर्थों में समझें तो अक्सर देखा होगा कि अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में उनकी जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस के ऊपर 2 सांप आपस में कुंडली मारे हुए दिखाई देते हैं, चित्र बने हुए। वो क्या चित्र है? वही चित्र अश्लेषा का है, क्योंकि नाग का ये 2 नागों का आपस में कुंडली मारा हुआ जो प्रतीक है,
वो क्या है? वो केयर को दर्शाता है। वो उस प्रतीक का पर्याय है जिसमें ये बताया जाता है कि अश्लेषा नक्षत्र वालों में एक ऐसा जबरदस्त गुण होता है जो व्यक्तित्व को एक पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है और इतना केयरिंग बना देता है। जिसे ये भी सुना था, हम लोगों ने कई बार सुनते हैं आध्यात्मिक स्तर पे, कई कहानियों में और अपने आध्यात्मिक गुरुओं से भी सुना है कि धन का रक्षक के रूप में सर्प को देखा जाता है और कई धन खजाने पर सर्पों को कल्पना की गई है। हमारे पुराने ग्रंथों में भी इसके बारे में कहा गया है कि सर्प जो है धार्मिक खजाने पर रक्षा करता है। उसी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसको केयरिंग का महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि वो जो सर्प में इतना गुण है कि वो प्रतिरक्षात्मक रूप से हमारी इतनी केयर करता है कि वो जातक को अपने इस रूप में भी दिखता है। तो नर्सिंग के क्षेत्र के लोग, चिकित्सा के क्षेत्र के लोग, जहाँ पर बहुत देखरेख की आवश्यकता होती है, और जो गणितज्ञ हैं और जो अकाउंट्स का काम करने वाले हैं, उन सब में भी कई लोगों को अश्लेषा नक्षत्र का देखा गया है। ये बड़े ही चतुर प्रकृति के होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र का जो कहते हैं कि जो नाग जो स्वामी है, जो इसका देवता है, वो एक विष प्रकृति का है। तो रसायनविद और इस तरह के काम करने वाले भी श्रेणी में देखे गए हैं। तो चूंकि कर्क राशि में है तो इसकी प्रकृति है, तो इसके बारे में कितना भी जानते हैं तो मेरा ये मानना है कि एक चालाकी का और धूर्तता का भी इसमें गुण मिलता है। इसके जो बीज मंत्र हैं वो ओम गम है, और ये मानते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक जो इनका गंडमूल नक्षत्र माना जाता है। और अगर इसके चरणों के विषय में तो हम अगर जाएंगे तो चूंकि बड़ा लंबा हो जाएगा, और फिलहाल मेरा ये मानना है कि इसके नक्षत्रों में इसकी मूल शांति का उपाय कराया जाता है। यूँ कहा जाता है कि इसके जो इष्ट हैं, अगर इसके जातक अगर शिव स्तोत्र करें और शिव पंचाक्षरी का भी पाठ करते हैं तो उनको इसके दुष्प्रभावों से काफ़ी राहत मिलती है। और अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों की 27 दिनों में लगभग मान्यता ये है कि उसकी मूल शांति कराई जाती है ताकि इसके दुष्प्रभावों पर से जातक की रक्षा हो सके। अब प्रश्न ये उठता है कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या मुख्य कारण हो सकता है कि इसकी मूल शांति कराई जाए। इसमें एक और महत्वपूर्ण जो कारण सामने आता है कि मान्यता ये है कि अगर कोई नक्षत्र मूल नक्षत्र है और वो नक्षत्र दो प्रकार के, अक्सर हमारे तत्व अगर हम देखें तो तत्वों के ऊपर जाते हैं, तो दो तत्व की प्रकृति विपरीत हमेशा होती है, तो जल तत्व की और एक अग्नि तत्व की। चूंकि जो कर्क राशि का जो तत्व है जिसमें ये नक्षत्र मौजूद है, तो उसमें जो तत्व है वो जल तत्व है, और उसके निकटतम जो राशि है वो सिंह राशि है, उसका तत्व अग्नि तत्व। तो ये माना जाता है कि जब जल तत्व की राशि और अग्नि तत्व दोनों मिलते हैं तो एक विपरीत स्थिति हो जाती है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, प्रगति, उन्नति, शिक्षा और आगे भविष्य के लिए काफ़ी अनुचित होती है, मतलब कि कष्टदायी होती है। तो एक मान्यता ये भी है कि इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए और उन सब कष्टों से बाहर आने के लिए भी इस तरह के ये अनुष्ठान किए जाते हैं। और ये मान्यता है कि अगर किसी जातक का जन्म अगर मूल नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, तो उसकी मूल शांति का उपाय जब अश्लेषा नक्षत्र हो 27 दिन में, तो उस तिथि को उस नक्षत्र वाले दिन इसकी मूल शांति कराई, जिसके वैदिक अनुष्ठानों के जरिए, वैदिक जिसके शास्त्रोक्त पद्धति के साथ उसकी मूल शांति
इसके करने वाले लोग कराते हैं। वहीं अब हम देखते हैं कि अगर चंद्रमा अपने दूसरे बुध के दूसरे नक्षत्र में, जिसे हम कहते हैं कि ज्येष्ठा, ज्येष्ठा नक्षत्र भी बुध का नक्षत्र है जो वृश्चिक राशि में आता है। अब यहाँ भी देखिए कि वृश्चिक राशि भी जल तत्व की राशि है और वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। अब यूँ देखा जाए तो एक तरफ जल राशि और दूसरी तरफ बुध की राशि, तो वहीं इसका मुख्य क्या पहचान है, क्या इसका प्रतीक है? तो मान्यता ये है कि छाता या कानों की झुमकी, कानों के कुंडल जिसे कहते हैं वो, और गले में पहनने वाला ताबीज, यानी कि ये कहा जाए कि प्रोटेक्शन के जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो इसके प्रतीक माने जाते हैं। ज्येष्ठा चूंकि शब्द से बताते हैं कि अपने से बड़ा, किसी बड़े व्यक्तित्व का परिचय है, बड़े होने का परिचय, परिवार में बड़ा या फिर समाज में बड़ा या फिर पद प्रतिष्ठा में बड़ा, तो ये जातक बड़े उदार, सभ्य, ऊंची पदों पर बैठने वाले और समाज में रुतबा रखने वाले, समाज के प्रतिष्ठित लोगों में माना जाता है। अब चूंकि प्रतीक के अनुसार ही अगर अपन इसको देखते हैं तो इस प्रतीक के अनुसार ही, आफ्टर ऑल छाता क्या है? छाता का अर्थ है छत्र। हमने अपने समाज के प्रतिष्ठित लोगों को देखा और देवी देवताओं को देखा और बड़े समाज के नामी लोगों को देखते हैं तो उसमें एक छत्र की सी स्थिति, यानी कि उनका कारण है कि वो इतने प्रतिष्ठित हैं और उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से वो प्रतिष्ठित माने जाते हैं। एक IAS ऑफिसर है, वो अपने पद की वजह से प्रतिष्ठित है, तो वो एक छत्र है कि उसका जो एक स्ट्रेंथ, उसका जो पद है वो एक छत्र के समान है। मंदिरों में हम देखते हैं तो देवी देवताओं के सिर पे छत्र है, तो वो हमारे सर्व आराध्य हैं, तो वो छत्र है, तो वो ज्येष्ठ है क्योंकि सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। तो ज्येष्ठा का ये गुण जब उसमें दिखता है कि वो सबसे बड़ा है, तो ऐसे व्यक्तियों में एक निश्चय ही अहंकार और अपने आप को बड़ा मानने वाली बात आ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जो इस नक्षत्र के जातक हैं, इनमें एक बड़पन के साथ ही एक दूसरों को प्रोटेक्शन, अपने से कमजोर लोगों को प्रोटेक्शन और उनकी मदद करने का भी भाव होता है। तो ये जातक उन सभी अपने से कमजोर लोगों की और जो छोटे लोग हैं उनकी मदद करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये हकीकत में ज्येष्ठा नक्षत्र जो गंडमूल नक्षत्र में आता है, ये भी क्या जातक के जीवन में कई दुष्प्रभाव देता है? तो ज्येष्ठा नक्षत्र का ये भी जो महत्वपूर्ण पहलू है, इसे भी समझना चाहिए, क्योंकि इसके चारों चरण का जो मुख्य जो चरण है, उसमें पहला चरण जो धनु, मकर, कुंभ और मीन में एक एक करके आते हैं चारों चरण। तो उसी तरीके से ये जो चरण है, इसमें पहला और चौथा चरण काफ़ी हद तक ठीक होता है, लेकिन दूसरा और तीसरा चरण अपनी माता और अपने भाई बहनों के प्रति, छोटे भाई बहनों के प्रति कठोर होता है। प्रथम चरण भी कहा जाता है कि अपने बड़े भाई के लिए भी ये कष्टदायी होता है, लेकिन चौथा चरण के लिए इसमें सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता है। और इन सभी बातों को देखते हुए भी इसकी मूल शांति कराई जाती है। और इसके अलावा एक और कारण है, जैसा कि मैंने पहले अश्लेषा नक्षत्र के बारे में कहा था कि ये भी एक तरीके से जो जल तत्व का नक्षत्र है। और नेक्स्ट जो इसके जो जिस राशि से, चूंकि वृश्चिक राशि जल की राशि है और इससे अगली राशि धनु राशि जो अग्नि तत्व है, तो जिस जातक का जन्म इस जल तत्व वाले राशि के नक्षत्र में होता है,
तो उसके बराबर वाले विपरीत नक्षत्र, चूंकि जो धनु राशि उसमें अग्नि तत्व का प्रकृति वाला राशि है, और वहाँ पर भी एक मूल नक्षत्र की, जो केतु की के नक्षत्र की स्थिति है। तो उस वजह से जब अग्नि और जल तत्व का संयोजन होता है तो एक विपरीत स्थिति होती है, जो व्यक्ति के जीवन में कई तरह की जटिलताओं का कारक बनती है। जहाँ एक और ये अपनी नक्षत्र अपने विभिन्न चरणों में अपने छोटे और बड़े भाई बहनों के लिए, और तृतीय चरण में अपने माता के लिए भी कष्टकारी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस नक्षत्र के भी मूल शांति के प्रयास किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं। तो अब हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि क्या इस नक्षत्र के मूल शांति के साथ साथ कौन से ऐसे उपाय भी हैं जिसके जरिए हम इनको शांत कर सकते हैं। चूँकि इस नक्षत्र का जननांगों पर भी अधिपत्य होता है, और अपने इस वजह से इसका जो बीज मंत्र है वो ओम ढम कहा जाता है। तो इस तरह से इस मंत्र के उच्चारण से भी इस नक्षत्र के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। और साथ ही जब इसके मूल शांति के जब उपाय होते हैं तो उसमें शास्त्रोक्त विधि से इसके मूल शांति के उपाय किए जा सकते हैं। 27 दिन बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में इसके मूल शांति के उपाय किए जा सकते हैं, और लोग कराते हैं, और ये अनिवार्य रूप से कराने भी चाहिए। वहीं अब इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो चंद्रमा जब बुध के ही तीसरे नक्षत्र में जाता है, रेवती की ओर, जो रेवती का जो मूल राशि है वो मीन राशि। अब चूंकि रेवती का स्थान मीन राशि में, जो भी जल राशि है, और बुध रेवती यानी कि 12 भाव मीन राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। तो वहीं इस स्थिति में एक विलक्षण स्थिति आ जाती है। हम इसके एक नेगेटिव कोई नहीं देखेंगे, एक पॉजिटिव को भी इसमें कंसीडर किया जा सकता है कि जहाँ रेवती नक्षत्र बुध का है, तो जहाँ बुध की अपनी प्रतिभा, अपनी विलक्षण सोच, अपनी कैलकुलेटिव स्किल्स और अपने गणितीय क्षमता, अपने तार्किक क्षमता का व्यक्ति धनी होता है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान से युक्त जो बृहस्पति की जो प्रकृति है वो भी इस रेवती नक्षत्र वाले जातकों में दिखाई देती है। पशुपालन, पशु प्रेम, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण शौक होता है। देखा गया है कि ऐसे जातक पशु प्रेमी होते हैं और पशुपालन भी करते हैं, और ये माना जाता है कि चूँकि इसमें बहुत ही अच्छे गुण होते हैं इस तरह के जातकों में, थोड़े से तुनक मिजाज होते हैं ऐसे जातक, और अपनी बातों पर और आध्यात्मिक प्रवृत्ति इनकी होती है, बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, काफ़ी हद तक सत्यनिष्ठ, उदारवादी और दूसरों की मदद करने वाले, और जो ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं। तो ये इनके सद्गुण होते हैं। वहीं दूसरी ओर जब अगर बुध अगर स्थिति में ठीक नहीं है, और अगर ये देखा जाए तो बुध की स्थिति कहीं और है, जो उसका प्लेसमेंट अगर ठीक नहीं है और जन्मपत्री में, और वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो निर्णय से कुछ निर्णय में क्षमताओं में कमी, और कुछ अनुचित निर्णय अपनी ज़िंदगी में, और सामाजिक बोलचाल में या कुछ कठिनाइयों से भरा इनका जीवन भी रहता है। बुध चूँकि मीन में नीचस्थ हो जाते हैं, और बुध रेवती बुध का ही नक्षत्र है, तो कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि कभी कभी लोग उनके निर्णयों का गलत फ़ायदा उठा जाते हैं, या फिर वो कई बार अच्छे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे जातकों को जो काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र या विष्णु भगवान की उपासना बहुत महत्व रखती है, और ये लोग आध्यात्मिक होकर के अगर इस तरह की आराधना करते हैं तो उनको काफ़ी फायदे मिलते हैं। इस तरह के जातकों में इनका जो बीज मंत्र होता है ओम लम, जो इनका बीज मंत्र होता है रेवती नक्षत्र का। अब
सवाल ये है कि रेवती नक्षत्र का भी क्या, जो क्योंकि चंद्रमा के यही नक्षत्र के इस तरह के जातक हैं और ये काफ़ी सहयोगी भी होते हैं, लेकिन फिर भी इनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि निर्णय की क्षमता की कमी और इनका जो चरण है उसके हिसाब से भी काफ़ी जो भी कष्ट इनको उठाने होते हैं उन सब के लिए ये सोचते हुए ही उनके कष्ट निवारण के लिए इनकी मूल शांति कराई जाती है। एक और जो दूसरा भी पहलू जो इनका नज़र आता है कि क्यों ये जरूरी है, तो वहीं हम जब दूसरी ओर देखते हैं, क्योंकि ये जल राशि है और उससे अगली जो राशि है मेष राशि है, वो भी अग्नि तत्व की है और वहाँ अश्विनी नक्षत्र है, तो दोनों ही नक्षत्र, एक तो जल तत्व जल प्रधान है और दूसरा जो नक्षत्र है वो अग्नि प्रधान है। तो इस तरह के जातकों से स्वास्थ्य की समस्याएं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से आगे भविष्य में रुकावट और प्रगति की बाधाएं और विभिन्न समस्याओं को विचार करते हुए इन सबको मूल शांति के लिए शास्त्रोक्त विधान किए गए हैं और शास्त्रोक्त विधि के जरिए ही इस तरह के मूल शांति के उपाय किए जाते हैं। तो ये जो नक्षत्र अभी हमने विचार किए, जिसमें अश्लेषा और ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों ही बुध के नक्षत्र थे और चंद्रमा जब इन नक्षत्रों में होता है और जातक का जन्म होता है तो जातक के जन्म के समय इनको मूल नक्षत्रों में, गंडमूल नक्षत्रों में, गंडांत नक्षत्रों में इनका जन्म माना जाता है और 27 दिन में जब भी ये नक्षत्र होते हैं उसमें इनकी शांति कराई जाने का विधान है और शास्त्रोक्त विधि से इनका मूल शांति, गंड मूल शांति कराई जाती है और इसको बहुत मान्यता प्राप्त है। तो ये तो रही बुध के नक्षत्रों की बारे में जो विचार मैंने अपने विचार आपको सामने रखे। वहीं मूल नक्षत्रों में बाकी बचे 3 नक्षत्र हैं जो केतु से संबंधित हैं, जिसमें अश्विनी, मघा और मूल, ये तीनों नक्षत्र हैं और इनमें इनकी क्या प्रकृति है और क्या कैसा स्वभाव, कैसे जन्म के जातक का क्या व्यवहार होता है, कैसा प्रतीक होता है, उनके क्या चिन्ह हैं और क्या पहचान है। तो इस विषय में हम फिर अगली बार फिर अपने अगले वीडियो में आपके साथ विचार करेंगे। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि जिसने मेरा ये वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा कमेंट दें कि ये कैसा लगा और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।